हेलो क्लास 10th। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं अपना चैप्टर 1 का सेकंड लेक्चर लेके। जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, मतलब हम इस चैप्टर में बात किसकी करेंगे? हम इस चैप्टर में बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की। हम लोग के पिछले लेक्चर में हम लोग इसकी बात कर चुके हैं। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया? एक बार अगर आप लोग फिर से रिवाइज करिए तो चलिए रिवाइज करते चलते हैं। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया? तो अगर सिंपल वर्ड्स में या परिभाषिक तौर पर बताएं तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम इसी को दूसरे वर्ड्स में बताएं तो ध्यान दीजिए, दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। हम लोग के पूरे चारों तरफ भी देख लें तो केवल दो ही तरह की अभिक्रियाएं होती हैं, भौतिक और रासायनिक। ध्यान दीजिए, भौतिक अभिक्रिया में कभी भी किसी नए पदार्थ का जन्म नहीं होता या नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया ही ऐसी अभिक्रिया है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। बहरहाल इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन पहले लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आप लोग फर्स्ट लेक्चर इसका नहीं पढ़े हैं या रिवाइज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा, फर्स्ट लेक्चर का लिंक आपको दे दिया जाएगा। आज हम लोग अपने सेकंड लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं इस पे थोड़ी बात कर लें। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको पढ़ाया था या जब आप पढ़ रहे थे तो इस चीज के बारे में आपको बहुत क्लियरली बोल दिया गया था कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें बहुत छोटे छोटे कण पार्ट लेते हैं या बहुत छोटे छोटे कणों के द्वारा होता है। अब जैसे बहुत छोटे कणों के द्वारा कोई भी चीज होगा तो क्या वो चीज हमको अपने नग्न आंखों से या अपने नॉर्मल आइज से दिख सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, वो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा। तो वो कैसे दिखेगा? वो हमको दिखेगा सूक्ष्मदर्शी से। सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटा सा जो दूरदर्शी हो, लेंस की सहायता से, मतलब बहुत छोटे स्तर पे तभी हमको दिख सकता है, अन्यथा वो हमको नहीं दिखेगा। तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं पहचान सकते, मतलब जब भी कभी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे? हमारे सामने बहुत बड़ी दिक्कत है कि मान लीजिए हमने दो चीज मिलाया। अब देखिए, अभिक्रियाएं का वेग भी अलग अलग होता है। कुछ अभिक्रियाएं बहुत तीव्र होती हैं, मिलाया तुरंत हो गया। कुछ मंद होती हैं, थोड़ा टाइम लेती हैं, और कुछ मध्य गति की होती हैं जो मतलब थोड़ी देर में हो जाती हैं। मंद मतलब जो बहुत, कई रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो साल 2-3 साल लेते हैं, कई दिन लेते हैं, मतलब टाइम टेकिंग हो गया, तो मंद अभिक्रिया। फिलहाल जो वेग है, वेग आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। वेग के बारे में आप लोग रासायनिक अभिक्रिया का वेग आप लोग को 12th में पढ़ना है। तो अब हमारे सामने एक दिक्कत आई कि रासायनिक अभिक्रिया को हम पहचानेंगे कैसे? तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए हमें 4 तरह के गुण दिखेंगे, 5 तरह के अलग अलग गुण दिखेंगे। कैसे? अवस्था में परिवर्तन। पहले नोट कर लेते हैं, फिर इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, रंग में परिवर्तन। नेक्स्ट, ताप में परिवर्तन। अगला अवस्था, रंग, ताप और फिर
गैस का निकलना, और लास्ट वन अवक्षेप का निर्माण। तो टोटल भैया हमारे पास ये 5 तरीके हैं कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो हमको पता लग जाएगा। टोटल ये 5 तरीके। अब देखिए क्या होता है ये समझ लेते हैं। आप सभी लोग रासायनिक अभिक्रिया लिखना जानते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अभी बताएंगे, बट अभी थोड़ा सा बस समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो चीज ली गई और जो चीज बनी, तो जो चीज ली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक, और जो चीज बनी वो क्या होती है? उत्पाद। राइटिंग पे मत जाइए, नॉलेज पे जाइएगा भाई। राइटिंग मत देखिए, राइटिंग मेरी बहुत गंदी है। ठीक है, सब आ रहा है? चलिए, आ तो रहा है एकदम क्लियरली। तो अब देखिए यहां पे हम बात करेंगे अवस्था में परिवर्तन, हम फर्स्ट वन की। जैसे मान लीजिए हमने 2 चीज को मिलाया। अब देखिए यहां पे 2 चीज हमने क्या ले लिया? ए बी। ठीक है, ए और बी हमने एक टेस्ट ट्यूब में ए लिया, एक टेस्ट ट्यूब में बी लिया, हमने ए को बी में डाल दिया। अब जैसे हमने दोनों को मिलाया तो जाहिर सी बात है 2 पदार्थ हैं मिले, तो आपस में इनके बीच में क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होगा। अभी मान के चलिए, अभी ये दिमाग में मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। अभी हम जो मिला रहे हैं उसमें कंफर्मली क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होगा ही होगा। अब जब रासायनिक अभिक्रिया हुई तो हो सकता है जो हमने यहाँ पे ए लिया था और ये जो बी लिया था, ये 2 के दोनों किस रूप में थे? ये 2 के दोनों द्रव्य रूप में थे या लिक्विड रूप में थे। जब हमने इसको मिलाया तो सी में क्या बना? सी बना, और सी जो बना वो किस रूप में हो गया? सॉलिड या ठोस रूप में। तो अब पहले ये दोनों किस रूप में थे? द्रव्य रूप में थे, और जो हमारा उत्पाद बना वो किस रूप में है बेटा? वो ठोस रूप में है। तो इस तरह से हमको ये पता लगा कि जो यहाँ पे अवस्था का परिवर्तन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? अवस्था में परिवर्तन हुआ, और अवस्था में परिवर्तन किसके कारण हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुई। ये दोनों मिलके सी बनाए। देखिए शुरुआत में इधर सी नहीं था, ये दोनों मिलके नया बनाए। एग्जाम्पल आप ले लो, चलो इसी को हम थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में लिख लेते हैं। जैसे हमने लिया कार्बन। अब कार्बन जो होता है वो गैस होता है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हमारा गैस होता है। इन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हुई और बनाया CO2। फिलहाल तो CO2 भी गैस होता है, कुछ और लेते हैं। रुकिए रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा रुकिए। चलिए, एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल मिला है, गड़बड़ हो गया ये तो पहला एग्जाम्पल। हमने लिया हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और जो हमारा बना भैया, जो हमारा बना वो बना H2O। H2O मतलब जल, जो हम लोग पीते हैं, जो जल हम पीते हैं, तो H और O मिला के बना H2O। और जो जल होता है वो किस रूप में? ये अब देखिए, जो हमारा हाइड्रोजन था वो किस अवस्था में था? गैस में था। ऑक्सीजन किस अवस्था में था? गैस में था। और जो बना वो किस रूप में बना? वो लिक्विड में बना। मतलब यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया हुई वो हमें कैसे पता लगी? अवस्था परिवर्तन के कारण। अवस्था परिवर्तन नहीं होती तो हमको नहीं पता लगता कि पता नहीं मिला कि नहीं मिला। तो अवस्था परिवर्तन के कारण हमको क्या पता लगा? कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। क्लियर? इसको सफा कर दें। अगली हम बात करें तो हम बात करेंगे रंग में परिवर्तन। ठीक है, अब रंग में परिवर्तन का एक बहुत सिंपल से एग्जांपल मैं दूंगा। मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा। रंग में परिवर्तन, आप सभी लोग के घर में लोहा कभी ना कभी आया होगा। सरिया घर बना है कभी, तो सरिया आ गया। अब सरिया को अगर आप कुछ दिन के लिए रख दीजिए खुली हवा में, या लोहे का गेट है भाई, लोहे का गेट आप रख दो कुछ वक्त के लिए, कुछ भी, लोहे का गेट आपके घर में आया, नहीं लगा, पड़ा है ऐसे ही, तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे
कि जो लोहा था उसके ऊपर लाल या ब्राउनिश कहिए, लाल तो नहीं कहेंगे, ब्राउनिश कलर का एक लेयर आ गया है, जिसको हम लोग अपने शब्द में जंग बोलते हैं या रस्ट, इंग्लिश में रस्ट बोलते हैं। तो उसके ऊपर क्या हुआ, रस्ट लग गया, जंग लग गया। अब देखिए लोहा जो होता है उसको हम किससे लिखते हैं, Fe, मतलब लोहे को आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, जब हम लोग तत्वों का नाम रखते हैं तो Fe क्या है, लोहा, O क्या है, ऑक्सीजन। लोहा और ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे के संग रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बनाए, Fe2O3, जिसको हम बोलते हैं जंग, यही होता है हमारा जंग। तो ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाए, जंग बनाए। अब लोहे में जंग लग गया, हमको कैसे पता लगा, रंग में परिवर्तन के कारण। लोहा तो हल्का काले रंग का होता है, जब जंग लगा तो उसके ऊपर कैसा रंग आ गया, ब्राउनिश आ गया। इस प्रकार से जब भी रासायनिक अभिक्रिया हुई तो हम रंग परिवर्तन से भी पहचान कर सकते हैं कि हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए ताप में परिवर्तन का बहुत बड़ा मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, बट ये तीनों को मैं एक बार में आपको समझाऊंगा, ठीक है। हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में लिया जल, ठीक है। ले लिया, हमने इसको हम लोग चूना भी बोलते हैं, इसको हम जल बोलते हैं, इसको और इसको मिलाया। तो जब हमने इसको और इसको मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और जल को मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एक तरह का होता है अवक्षेप। थोड़ा सा टाइम दीजिए, अभी मैं पूरा आपको समझाता हूं, ठीक है। अब अवक्षेप क्या होता है समझ लेते हैं। जैसे आप कोई चीज को पानी में मिलाइए और वो पानी में मिलके ना नीचे बैठ जाए, बैठा रह जाए, वो मिले ही ना, एकदम थक्का बनके, एकदम ठोस होके, उसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। गैस तो आप सभी जानते हैं। अब जब हमने इसको इसमें मिलाया तो इसका जो तापमान था बढ़ गया, मतलब जिस चीज में मिलाया, जैसे मान लीजिए इसमें CaO है और इसमें जल है, हमने इसको इसमें मिलाया। जब हमने इसको इसमें मिलाया तो इस ग्लास का जो तापमान था वो बहुत अधिक बढ़ गया, बहुत अधिक हो गया। और जब तापमान बढ़ा, इट मीन्स दैट कि तापमान बढ़ा, वहां पे कुछ हुआ होगा, क्या हुआ होगा, रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो इसी से हमको तापमान परिवर्तन के कारण पता लगा कि क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। बोलो क्लियर है? बात आई समझ में? कोई दिक्कत? तो ये हमारा क्या होगा, ताप में परिवर्तन। अब देखिए यहीं पे एक और एग्जांपल हम आपको देंगे, अवक्षेप का निर्माण। जब हम इसको और इसको मिलाते हैं, इसको और इसको मिलाते हैं, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये नीचे थक्का बन के जम जाता है, मतलब ये नीचे सेटल हो जाएगा, ये फिर वहां से उठेगा नहीं। तो ये जो थक्का बना, इसी को हम क्या बोलेंगे, अवक्षेप। मतलब रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगी तो उसको हम दो तरीके, मतलब अवक्षेप निर्माण से भी क्या कर सकते हैं, हम अवक्षेप निर्माण से पहचान सकते हैं। बोलो क्लियर? अब हम बात करेंगे गैस का निकलना, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का। हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें। अब गर्म करने के लिए हम लोग इस तरह का चिन्ह भी यूज करते हैं। जब हमने इसको गर्म किया तो इसके अंदर से दो चीजें टूट के बनी, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कैल्शियम कार्बन डाई
ऑक्साइड। अब देखिए ये जो पदार्थ है ये भी सफेद है और ये भी सफेद रंग का है। ये जो है ये ठोस है और ये भी ठोस है, मतलब अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ, रंग में परिवर्तन नहीं हुआ, तापमान में वैसे परिवर्तन होता है लेकिन हम अपने एग्जाम्पल के पीछे तापमान में परिवर्तन थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तापमान में परिवर्तन होता है। मैक्सिमम रासायनिक अभिक्रियाओं में तापमान का परिवर्तन होता ही है। तापमान कभी भी चेंज नहीं हो सेम नहीं रह सकता। तापमान या तो ऊपर जाएगा या नीचे, मतलब इट मीन्स दैट कि रासायनिक अभिक्रियाओं में तापमान तो होता ही होता है चेंज। तो तापमान में परिवर्तन के बाद एक चीज और यहां पे देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक तरह का गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा वो क्या है, वो हमारा गैस है, तो एक गैस के रूप में निकलता है। तो भाई जैसे ही ये इसका रासायनिक अभिक्रिया होगा और कुछ गैस निकलने लगेगा तो हमको पता लग जाएगा कि हाँ भैया यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। रासायनिक अभिक्रिया होते ही मान यहाँ पे कार्बन का निकलना शुरू हो जाएगा। तो हम कैसे समझ सकते हैं, गैस के निकलने से भी समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। बोलो क्लियर। तो हमने टोटल आपको 5 तरीके बताए कौन कौन से रासायनिक अभिक्रिया होंगे। तो हम कैसे कैसे पहचान सकते हैं, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, दूसरा रंग में परिवर्तन हो सकता है, तीसरा ताप में परिवर्तन हो सकता है, चौथा गैस निकलेगा और पांचवा अवक्षेप का निर्माण होगा। बोलो क्लियर है। और इस तरह से हमारा काम क्लियर हो जाए। सही है, सफा किया जाए, आगे बढ़ा जाए। नोट कर लीजिए, नोट करना है, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं आप लोग को, पॉज करके नोट कर लिया करिए। देखिए ये चीज जो है हमारा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप लोग क्या है, क्लास 10th में भी आप लोग के प्रैक्टिकल्स होंगे, क्लास 11th में भी प्रैक्टिकल होंगे, 12th में भी। तो आप प्रैक्टिकल को इसी तरीके से पहचानेंगे। प्रैक्टिकल में आप ये थोड़ी कहेंगे, क्योंकि कण तो इतने छोटे होंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। अगर मैं आपसे थोड़ा एग्जाम्पल पे कहूँ कि आप 1 चम्मच चीनी लीजिए, तो 1 चम्मच चीनी तो गिन पाना पॉसिबल है। हाँ मुझे पता है कि आप गिनोगे नहीं, मैं भी नहीं गिनूंगा, बट गिन पाना पॉसिबल है। लेकिन उसी 1 चम्मच चीनी को अगर हम पानी में घोल दें और अब मैं कहूं कि अब आप गिन के दिखाओ, तो क्या आप गिनोगे? अरे गिन ही नहीं पाओगे। गिनोगे क्या? आप गिन ही नहीं पाओगे। तो कण इतने छोटे होते हैं कि उनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो हम इन 5 तरीकों से रासायनिक अभिक्रिया हो गया है इसकी पहचान करेंगे। क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। हम रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं? देखिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हम रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं। तो हेडिंग डालिए, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। ठीक है। क्लियर? लिखा जाए। देखिए रासायनिक समीकरण लिखने की विधि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो पहला वाला भाग होता है उसमें हम अभिकारक लिखते हैं। मतलब नोट करते चलिए, कहीं नोट करते चलिए, इधर कहीं साइड में लिखते भी चलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के पहले भाग में हम अभिकारक तथा
एरो के बाद उत्पाद लिखते हैं। मतलब एरो के पहले वाले भाग, जैसे ये एरो आप जानते हैं कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहां पे एक एरो होता है। कुछ जगहों पे आपको इस तरह का एरो भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये जो एरो है ये क्या दिखाता है? ये रासायनिक, स्पेलिंग गलत, रासायनिक अभिक्रिया की दिशा दिखाता है। ये किसकी दिशा दिखाता है? रासायनिक अभिक्रिया की। मतलब इस दिशा, एरो ऐसे है तो यहां पे इधर वाली चीजें मिलके क्या बनाएगा? ये बनाएगा। मतलब ए और बी मिलेंगे तो क्या बनेगा? सी बनेगा। एरो क्या बना रहा है कि ए और बी हमेशा मिलेंगे और बनाएंगे क्या? सी। और अगर इस तरह का एरो आएगा, फिलहाल ये एरो बहुत कम ही आएगा, लेकिन जब आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी मिलके सी बनाएंगे और सी जब टूटेगा तो ए प्लस ए और बी बनाएगा। मतलब ये जो अभिक्रिया होगी ये दोनों दिशा में हो जा सकती है, आगे भी और पीछे भी। क्लियर बात? तो ये चीज नोट हो गया। चलें आगे, नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला नोट करिए, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ सदैव आणविक रूप में लिखे जाते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम किस रूप में लिखेंगे? हमेशा आणविक रूप में। एग्जाम्पल समझिए, जैसे ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन का जो भी या जितने भी गैस होते हैं सबके सभी आणविक रूप में होते हैं, जैसे O2, I2, H2। क्लियर है बात? आणविक रूप में मतलब वो कितने परमाणुओं से मिलके बने। ऑक्सीजन कभी भी स्वतंत्र अवस्था में O रूप में नहीं पाया जाता है, वो O2 के रूप में पाया जाता है। हाइड्रोजन हमेशा H2 के रूप में पाया जाता है। तो हम पदार्थ को जब शॉर्टकट में लिखेंगे या छोटे उसके चिन्ह के रूप में लिखेंगे तो हमेशा आणविक रूप में लिखेंगे, गैर आणविक रूप में नहीं लिखेंगे। नोट कर लीजिए इसको भी। हो गया? अब देखिए, इतना नोट कर लिया तो ये हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया। लिखिए, रासायनिक समीकरण में पदार्थों के संकेत के बगल में उनकी अवस्था लिखी
जाती है। अब देखिए रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ होते हैं उनके बगल में उनका अवस्था लिखा जाता है संकेत के रूप में। अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? अवस्था हो सकती है कि ठोस हो सकता है द्रव्य हो सकता है गैस हो, या हो सकता है जलीय घोल हो। जलीय घोल या द्रव्य भी लिख सकते हैं। तो ठोस को हम कैसे लिखेंगे? अगर कोई चीज़ ठोस है तो हम S से लिखेंगे, द्रव्य है तो L से लिखेंगे, गैस है तो G से लिखेंगे, जलीय घोल है तो AQ से लिखेंगे। AQ नोट कर लीजिए। मतलब जैसे कोई रासायनिक समीकरण है, इसको नोट करते चलिए, अभी हम बताएंगे। कोई भी पदार्थ है तो उसके बगल में हम उसके अवस्था का संकेत भी लगाएंगे। हो गया? अब देखिए इससे ज्यादा हमको कुछ और समझना यहां पे नहीं है। बुक में और भी बहुत कुछ दिया है बट हमको नहीं समझ में आता है कि अब इसके बाद कुछ और भी हमको लिखना है। हम सीधे अब आपको एक समीकरण लिख के दिखाते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर। ठीक है, इसको हिंदी में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जल लिख लीजिएगा। अब इसी को हम रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन क्या होता है? H। हाइड्रोजन का संकेत H होता है। अब ये गैस है तो ये किस रूप में होगा? H2 के रूप में, क्योंकि ये द्विआण्विक होता है। किस अवस्था में होगा? गैस में। तो देखिए उसके बगल में गैस लिख दिए। अब देखिए ये अभिकारक है, तो जब दो अभिकारक हो या दो से अधिक अभिकारक हो तो बीच में प्लस का साइन लग जाएगा। उत्पाद हो, दो या दो से अधिक हो तो बीच में प्लस का साइन लग जाएगा। H2 और G। ऑक्सीजन का क्या होगा? O2 और G। क्लियर है? बीच में हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। ऑक्सीजन लिखे तो ऑक्सीजन भी द्विआण्विक के रूप में होता है, तो O2G क्या बनेगा? जल बनाएगा, H2O। और जल किस रूप में होता है? लिक्विड। अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल याद होगा, जब हमने अवस्था का परिवर्तन पहला एग्जाम्पल बताया था तो उसमें यही हमने लिखा था कि नहीं था? तो बोलो ये चीज क्लियर हो गया। हम अपनी रासायनिक अभिक्रिया को इस तरह से लिखेंगे। एक और हम ले लेते हैं। हाइड्रोजन तथा आयोडीन की रासायनिक अभिक्रिया। अब हमने किसका रासायनिक अभिक्रिया करवा दिया? हाइड्रोजन और आयोडीन का। लिखा जाए, हाइड्रोजन H2 होगा, गैस में होगा। आयोडीन क्या बनाया? HI। अब देखिए यहां पे हमने इस चीज को इसलिए किया है क्योंकि यहां पे जो ये एरो बनेगा, यहां पे ये एरो कुछ इस तरीके से होगा। मतलब हाइड्रोजन और आयोडीन जब मिलेगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। और जब ये टूटेगा तो हाइड्रोजन और आयोडीन अलग हो जाएगा। मतलब ये जो रासायनिक अभिक्रिया होगी ये आगे भी इस दिशा में भी जा सकती है और इस दिशा में। देखिए दिशा, ये एरो का ध्यान दीजिएगा, एक एरो ऐसा होता है जो केवल इस दिशा में, जैसे इसमें एरो इस तरफ है, तो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर मिल गए के जल बन गए
तो कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नॉर्मली नहीं बनाते। स्पेशल कंडीशन या विशेष परिस्थितियों में टूट जाएंगे, बात अलग है, लेकिन साधारण स्थितियों में वो टूटने से रहे। यहां पे क्या होगा कि नॉर्मल स्थितियां होंगी तब भी ये वापस अपने पुराने रूप में आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हम आपको थोड़ा सा याद करवाना चाहेंगे, अगर हम इसको कहिए तो मिटा देते हैं, बस ऊपर वाला रखते हैं। और अब अपना टाइम भी कंप्लीट होने वाला है क्लास का, तो बस इसको खत्म करके और नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करके हम यहीं पे अपना लेक्चर खत्म करेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। अब यहाँ पे देखिए आपको एक छोटी सी दिक्कत दिख रही होगी, अगर आप लोग प्रॉपरली देखिए। क्या दिक्कत है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है लेकिन इधर हाइड्रोजन भी 2 है, ठीक है भाई। इधर ऑक्सीजन 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन 1 है। तो क्या गड़बड़ी है, कुछ तो गड़बड़ी है, या तो हमने रासायनिक समीकरण से गलत लिखा है या हमने कुछ यहाँ पे गलती की है। तो ध्यान दीजिए ये रासायनिक समीकरण जो है संतुलित नहीं है। क्या नहीं है, संतुलित नहीं है। ये कैसा है, ये असंतुलित है। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको संतुलित करना पड़ेगा। हमको इसको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। अब हमको संतुलित जो करना है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यही पढ़ेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को या किसी भी रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाए। क्लियर है? तब तक के लिए आप लोग से हम विदाई चाहेंगे। रो लीजिए याद में हमारे। नेक्स्ट जब लेक्चर में हम लोग साइंस के मिलेंगे तो हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। तब तक के लिए